87 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। पहला है कि जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओ तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। दूसरा है कि विवेक काम से आया और थक कर सो गया। तीसरा नंबर है माताजी खाना बना रही हैं। और चौथा नंबर है दिल ढल गया और अंधेरा हो गया। तो निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो इसका सही जवाब है कि जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो मिश्र वाक्य क्या है इसमें, जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का निर्माण जो है एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होता है। 88 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो मुनीश है, मुनि धन ईश बराबर मुनीश या मुनि धन ईश या मुनि धन ईश या मुनि धन ईश। तो कौन सा सही है, इसमें बी सही है। मुनीश का संधि विच्छेद होगा मुनि धन ईश बराबर मुनीश। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। मुनि धन ईश ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा बड़ी और बड़ाऊ हो जाते हैं। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। विधेय बताना इसमें, आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, आप कुर्सी पर बैठकर, या आप या बातें करें, या कुर्सी पर बैठकर बातें करें। तो इसमें विधेय क्या है, तो कुर्सी पर बैठकर बातें करें, ये क्या है, विधेय है। दिए गए वाक्य में कुर्सी पर बैठकर बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें, ये विधेय है। तथा आप जो है उद्देश्य है, आप क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, कुर्सी पर बैठकर बातें करें। जो कुछ बात की जाती है वही विधेय होता है। 90 क्वेश्चन है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, स्वर संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे मनः धन रथ बराबर क्या होगा, मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। मनः धन रथ बराबर मनोरथ, इसका संधि विच्छेद होगा। अगर पयोद की बात करें तो पयोद का संधि विच्छेद होगा पयः धन दा, पयः धन दा बराबर पयोद, इसका सही संधि विच्छेद होगा। यशोधरा की बात करें तो यशः धन धरा बराबर यशोधरा, इसका संधि विच्छेद होगा। तो मनः धन रथ बराबर मनोरथ, पयः धन दा बराबर पयोद, और यशः धन धरा बराबर यशोधरा। तो जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। 91 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है। दूसरा है कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, राकेश ने भोजन किया। तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य बताना है। तो इसका सही जवाब भी है। संयुक्त वाक्य क्या है, कि उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दोनों क्या हैं, प्रधान हैं। दोनों उपवाक्य इसलिए संयोजक अव्यय के माध्यम से जुड़े हैं। तो क्योंकि इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दोनों प्रधान हैं, दोनों उपवाक्य इसलिए जो है, इसलिए इसमें जो बीच में है ये संयोजक अव्यय के माध्यम से जुड़े हैं।
बाद में क्वेश्चन है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो निकटवर्ती जो है वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। संधि विच्छेद वाक्य वर्ण या संधि कहते हैं। तो इसे कहते हैं संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। संधि कहते हैं। और संधि जो है तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो विधेय का सही विकल्प आपको पहचानना है। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। तो इसमें विधेय पहचानना है आपको कि युवराज ने एक ओवर में या 6 छक्के लगाए, एक ओवर में 6 छक्के लगाए या युवराज। तो विधेय क्या है, इसमें सी है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये क्या है, विधेय है। दिए गए वाक्य में एक ओवर में 6 छक्के लगाए विधेय है। युवराज क्या है, वाक्य में उद्देश्य है। युवराज वाक्य में उद्देश्य है और विधेय क्या है, एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये विधेय है। 94 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। दूसरा है कि रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। और तीसरा नंबर है कि सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। चौथा है कि मीना अच्छा गाना गाती है। तो इसमें से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो ए सही है कि बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। क्योंकि यह ऐसे दो साधारण उपवाक्यों से मिलकर बना है जिसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, तो इसमें क्या है, दो साधारण उपवाक्यों से मिलकर बना है जिसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानुधन उदय बराबर क्या होगा, भानुदय या भानुउदय या भानुदय या भानोदय। तो इसका ए सही जवाब है। भानुधन उदय बराबर भानुदय का सही संधि भानुदय होगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है। 96 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो उद्धरण का संधि भेद सही क्या है, उद्धन धारण या उद्धन हरण या उद्धन रण या उद्धन हरण। तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धन हरण, डी सही है। उद्धन हरण बराबर उद्धरण होगा। इस संधि के बनने का नियम है ताधन हा बराबर धा। तो ताधन हा बराबर धा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, उद्धरण। तो उत्धन हरण बराबर उद्धरण और संधि के बनने का नियम जो है ताधन हा बराबर धा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 97 निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सबल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें विशेषण उपवाक्य पहचानना है। तो वही बच्चा सबल होता है जो मेहनती, या वही बच्चा जो मेहनती होता है या सफल। तो इसमें आपको विशेषण उपवाक्य बताना है कि वही बच्चा सबल होता है जो मेहनती होता है, कौन सा है। तो सी है, जो मेहनती होता है। प्रश्नगत वाक्य में जो मेहनती होता है विशेषण उपवाक्य है। जो मेहनती होता है ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह प्रथम उपवाक्य वही बच्चा सफल होता है की विशेषता को बता रहा है। तो जो मेहनती होता है विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह प्रथम उपवाक्य वही बच्चा सबल होता है की विशेषता को बता रहा है। 98 क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको इसमें क्या बताना है, वाक्य के भेद का सही विकल्प बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। तो ये संकेतवाचक विधानवाचक वाक्य है, सी सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर, तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं।
दिया गया वाक्य जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा है, अतः यह क्या है, विधानवाचक वाक्य होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये विधानवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दिया गया वाक्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा है, अतः यह विधानवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है 99 के निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन जो है गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के जो है घर गया है। तो रोहन क्या है कि गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है, तो इसमें आपको उद्देश्य का सही विकल्प बताना है। तो रोहन गृह कार्य करने के लिए अपने मित्र के घर गया है, तो इसमें रोहन जो है ये उद्देश्य है। रोहन क्या है, उद्देश्य है। दिए गए वाक्य में उद्देश्य क्या है, रोहन होगा, क्योंकि रोहन के विषय में बात हो रही है। तो रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया, तो रोहन क्या है, उद्देश्य है इसमें, क्योंकि रोहन के विषय में बात हो रही है। तो नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन उर्मी बराबर क्या होगा, महाउर्मी होगा या महोर्मी होगा या महारमी होगा या महारमी। तो इसका बी सही है, महाधन उर्मी बराबर महोर्मी होगा। संधि विच्छेद सही संधि वाला विकल्प होगा। यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ओ या बड़ा ओ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। तो महाधन उर्मी बराबर महोर्मी होगा, और यह क्या है, कौन सा संधि है, गुण संधि है। 101 क्वेश्चन है कि राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, या ते सबे सुधि भूली गई कर टेक रही पल हारत नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि पंक्ति में कौन सा रस है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, या ते पवे सुधि भूली गई कर टेक रही पल हारत नहीं। तो करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है। तो ये श्रृंगार रस है। प्रश्नगत पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसमें क्या है, कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। और इसमें जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, और यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है कि 102 कि अक्षर पर शिरोरेख लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया। आचार्य नरेंद्र देव समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, देवनागरी सुधार समिति या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो आपको बताना है कि अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया। तो ये सी से है, देवनागरी सुधार समिति जो है सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इसी समिति ने अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी। तो सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इसी समिति ने अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी। तो प्रश्न क्या था 102 कि अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया। तो देवनागरी सुधार समिति है, सी सही है। और 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इसी समिति ने अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी। 103 क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास, धनबीर भारती। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक का नाम बताना है। तो बाबू श्याम सुंदर दास जो थे, बाबू श्याम सुंदर दास जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के कौन थे, संस्थापक थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार में, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार में नागरी प्रचारणी सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार में नागरी प्रचारणी सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। 104 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी लिपि, कौटिल्य, कुटिल या ब्राह्मी लिपि। आपको बताना है कि पुरानी जो भारतीय सिक्के हैं उन पर कौन सी लिपि अंकित है, देवनागरी, कौटिल्य या कुटिल या ब्राह्मी। तो डी से है, ब्राह्मी लिपि जो है अंकित है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में ही विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। तो प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है तमिलनाडु और श्रीलंका पर 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में ही विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। इसके पीछे प्रश्न था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास। और इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रसार में नागरी प्रचारणी सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो ब्राह्मी लिपि। 105 क्वेश्चन है कि सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव? वीर रस या भयानक रस या रौद्र रस या अद्भुत। तो अगर सिंह की गर्जना हो रही है या सांप की फुंकार, किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो भयानक रस का ये उद्दीपन विभाव है। हिंसक पशुओं का स्वर यथा सिंह की गर्जना तथा सांप का फुंकार जो है भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह पंक्ति क्या है? भयानक रस का उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये किसमें है? कामायनी में है पंक्ति, जयशंकर प्रसाद के है। भयानक रस का उदाहरण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये क्या है? भयानक रस है और इसका स्थायी भाव भय होता है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छी धन इष्ट या उधन शिष्ट या उत धन शिष्ट या उच्च धन शिष्ट। तो आपको बताना है कि उच्छिष्ट का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। और यह संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्छिष्ट उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 107 क्वेश्चन है कि रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है। इसमें कौन सा छंद है? रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? रोला है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये दोहा छंद है। उपर्युक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं कि 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। जबकि सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। और इसमें हमने बताया यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और मात्राएं होती हैं। अब दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद है। जबकि सोरठा क्या है?
अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। चौपाई जो है सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 108 क्वेश्चन है कि निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। तो आपको बताना है कि महाकवि किस कवि को माना जाता है, तो तुलसीदास को माना जाता है। दिए गए विकल्पों में कालिदास, भर्तृहरि तथा अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं, अतः तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई को माना जाता है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। और भर्तृहरि अपनी शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो भर्तृहरि की रचनाएं कौन सी हैं? अपनी शतक त्रय जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो हमने बताया तुलसीदास जी हिंदी के महाकवि हैं। और इनकी प्रथम अगर बात करें तो कालिदास, भर्तृहरि तथा अश्वघोष संस्कृत भाषा कवि हैं, अतः तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि अपनी शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो संलग्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संलग्न गण या समधन लग्न या समधन अलग्न या समधन लग्न। तो आपको संलग्न का सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका डी सही है, समधन लग्न बराबर संलग्न होगा। और यह क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। समधन लग्न बराबर संलग्न, इसका क्या है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। अन्वेधन शरण, अन्वेधन शरण और अनुधन ऐषण, अनधन ऐषण या अनधन वेषण। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण होगा। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद अनुधन ऐषण होगा। यहाँ उ प्लस ए बराबर व प्लस ए नियम से यण संधि का उदाहरण है। तो अनुधन ऐषण बराबर क्या होगा? अन्वेषण, और यह यण संधि का उदाहरण है। उ प्लस ए बराबर व प्लस ए नियम से। अगला क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन की नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी जो लिपि है उसको दक्षिण में क्या कहा जाता है? पर्वत नागरी, पहाड़ी नागरी, नंदी नागरी या दक्षिण नागरी। आपको बताना है कि नागरी जो लिपि है उसको दक्षिण में क्या कहा जाता है। तो दक्षिण में इसे नंदी नागरी कहते हैं। नंदी नागरी कहते हैं दक्षिण में। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास जो है 9वीं सदी के आसपास हुआ। इसी नागरी लिपि से नंदी नागरी लिपि उत्पन्न हुई। इसे नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी के आसपास हुआ। इसी नागरी लिपि से नंदी नागरी लिपि उत्पन्न हुई। इसी नागरी लिपि से क्या हुआ? नंदी नागरी लिपि का लिपि उत्पन्न हुई। इससे नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या था कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी कहा जाता है। और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास जो है 9वीं सदी के आसपास हुआ। इसी नागरी लिपि से जो है नंदी नागरी लिपि उत्पन्न हुई। इसे नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। 112 क्वेश्चन है कि जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, श्लेष, यमक या अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ जो है यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस वाक्य में बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली बार इसका अर्थ बेर का फल से है, तो दूसरी बार बेर का जो है समय से अर्थ निकाला जाता है।
तो जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो 3 बेर खाती है, खाती थी वह 3 बेर खाती। इस वाक्य में बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ। पहली बार इसका अर्थ बेर फल से है, तो दूसरी बार बेर जो है समय से है। 113 क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 5, 7, 11, 3। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें का वर्ग, खा वर्ग तथा गा वर्ग के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में कुल 12 नियम है। इस अधिनियम में कुल कितने हैं? 12 नियम है। नोट है, आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो दिलीप सेन थे, या गोपाल स्वामी अयंगर, या महात्मा गांधी, या आचार्य शुक्ल थे। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे। गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। तो प्रश्न है कि 114 की हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषा प्रस्तावक का नाम क्या था? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे। संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। 115 क्वेश्चन है कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वर्धा में 1937 में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी जी, या राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना है कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका ए सही है, महात्मा गांधी जी। 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन के हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? तो हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, या हिंदी जनभाषा है। तो आपको बताना है कि हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? तो हिंदी जो है राजभाषा है, ये भारतीय संविधान में लिखा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी को क्या दिया गया दर्जा, क्या प्रदान किया गया? तो राजभाषा के रूप में प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा के संविधान में प्रावधान किया गया। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा के संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 117 कि अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? अमीर खुसरो का प्रसिद्धि का क्या कारण था, आप बताइए। तो उन्होंने पहेलियों और मुकरियाँ लिखी। तो अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उन्होंने, पहला नंबर है कि उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी, उन्होंने बाल कहानियाँ लिखी, या उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की, उन्होंने आत्मकथा लिखी। तो उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी, ये जो है ये सही है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्धि के कारण उनकी पहेलियाँ तथा मुकरियाँ हैं। इनकी पहेलियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो सुखने तथा मुकरियाँ खुसरो की रचना है।
तो अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण उनकी पहेलियाँ तथा मुखरियाँ हैं। उनकी पहेलियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो शुकने तथा मुखरियाँ खुसरो की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? धर्म धन अर्थ या धर्म धन अर्थ या धर्मार्थ या धर्मर्थ। तो आपको बताना है धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा। तो धर्म धन अर्थ बराबर ये होगा धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? धर्मार्थ होगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में यदि आ ई उ के पश्चात छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और छोटा उ बड़ा उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा आ ई उ हो जाता है। तो क्या है? धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? तो उसी से धर्मार्थ होगा। और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में यदि आ ई उ के पश्चात आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। 119 क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, इटावा, एटा या बिहार। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, इटावा, एटा या बिहार। तो इसका सी सही है। एटा जो है अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? एटा है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? एटा है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एटा नामक 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म स्थान। 120 क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान जो होता है भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक या आर्थिक। तो ये वैज्ञानिक बी सही है। भाषा विज्ञान जो है भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? तो एटा था। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन की उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ या रूपक। तो आपको बताना है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु, मानो या जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें मनहु जो बीच में आया ये क्या है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है वाचक शब्द है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो हमने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें प्रायः मन, मानो या जन, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। 122 क्वेश्चन है। एक बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बनारस अखबार जो है इसके प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नील रतन हलधर के द्वारा या राजा शिव प्रसाद के द्वारा, मौलवी नसीरुद्दीन के द्वारा या श्याम सुंदर सेन के द्वारा। तो आपको बताना है कि बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये राजा शिव प्रसाद के द्वारा जो है किया गया बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया और यह बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित जो है प्रथम पत्र जो है बनारस अखबार था। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्र जो है बनारस अखबार था। तो बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो हमने बताया कि राजा शिव प्रसाद सिंह जो हैं ये बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया।
और 1845 में जो है प्रकाशन वर्ष है ये। और यह बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्र जो है, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित जो है प्रथम पत्र जो है बनारस अखबार था। 123 क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? संदेह है या श्लेष है, विभावना है, उपमा है? तो ये श्लेष अलंकार है। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है, पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है और 3 अर्थों में। पहले अर्थ में पानी मोती के संदर्भ में है। पहले अर्थ में पानी का अर्थ क्या है? मोती के संदर्भ में है, जब इसका मतलब चमक से है, और जब इसका मतलब चमक से है। दूसरा अर्थ जो है मनुष्य की प्रतिष्ठा से है। दूसरा अर्थ क्या है पानी का? तो मनुष्य की प्रतिष्ठा से है। तथा तीसरा अर्थ जो है जल से है, जिसे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। तो ये क्या है? श्लेष अलंकार है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। और यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है और 3 अर्थों में। पहले अर्थ में पानी मोती के संदर्भ में है, जब इसका मतलब चमक से है, और दूसरा अर्थ जो है मनुष्य की प्रतिष्ठा से है, तथा तीसरा अर्थ जो है जल से है, जिसे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। 124 क्वेश्चन है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परैसी ही रे जब को मिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परैसी ही रे जब को मिलाए। तो पंक्ति में आपको छंद बताना है। उल्लाला है, छप्पा है, बरवे है, सवैया है। तो इसमें कौन सा जो है छंद है? तो इसका सही जवाब बरवे है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परैसी हीरे सबको मिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। उपयुक्त पंक्तियों में बरवे छंद है। यह जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस से लिया गया छंद है। बरवे जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरवे क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में जो है क्या होती हैं? 12 मात्राएं, और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण यानी लघु, दीर्घ, लघु मात्राएं होती हैं। तो चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परैसी यही रे जब को मिलाए। तो पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया छंद है। बरवे क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, और इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण यानी लघु, दीर्घ, लघु मात्राएं होती हैं। तो बनारस अखबार, एक क्वेश्चन था कि बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया, और यह जो है प्रकाशन वर्ष 1845 है, और यह बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्र जो है बनारस अखबार था। अगला क्वेश्चन है 125 की भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? घनश्याम पंकज, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या धर्मवीर भारती, उदय शर्मा। तो भारतेंदु युग की साहित्यिक जो पत्रिका है आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इस पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। वर्ष 1881 में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका जो है मिर्जापुर से मासिक निकलती थी, और धर्मवीर भारती ने वर्ष 1950 में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। तो धर्मवीर भारती की बात करें तो वर्ष 1950 में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक रहे, और वर्ष 1881 में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका जो है मिर्ज़ापुर से मासिक निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? मिर्ज़ापुर से मासिक निकलती थी।
126 क्वेश्चन है कि विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। कि कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना, यह चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना, या विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए, या विज्ञापन का मूल्य उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें। तो डी है विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में दिया गया कथन विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें, गलत है, क्योंकि विज्ञापन में उत्पाद के मूल्य और उसकी उपलब्धता की जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है। 127 क्वेश्चन है कि रस मीमांसा किसकी कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या आचार्य केशवदास, या आचार्य मम्मट, या आचार्य विश्वनाथ। आपको बताना है कि रस मीमांसा किसकी रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा, 1949 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ है रस मीमांसा, और यह शुक्ल जी सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित ग्रंथ है। यह शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924 तथा भ्रमर गीतसार 1925 इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य जो हैं आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो हमने बताया गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली भी 1924 ईस्वी में है, और भ्रमर गीतसार जो है 1925 इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है, और रस मीमांसा भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। यह 1949 में रचित है, और यह शुक्ल जी सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित ग्रंथ है। यह शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। तो आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में क्या किया कि विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924 तथा भ्रमर गीतसार 1925 इनके अन्य जो है आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। 128 क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति या श्रवण। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। कि एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। भाषा के लिपिबद्ध रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। 129 क्वेश्चन है कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। 1890, 1980, 1896, 1796। तो सी सही 1896 में जो है नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1896 में क्या हुआ कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 में है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा आरंभ हुआ, और यह पत्रिका जो है त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की गई। यह पत्रिका क्या थी, त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की गई थी। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, रामचंद्र शुक्ल थे, और रामचंद्र शर्मा और बेणी प्रसाद थे। तो 4 लोग थे इसके संपादक नागरिक प्रचारणी पत्रिका के। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और बेणी प्रसाद थे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1896 में, और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा आरंभ हुआ था। और यह पत्रिका क्या थी, त्रैमासिक रूप से में प्रकाशित की गई थी। और इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और बेणी प्रसाद थे। 130 क्वेश्चन है कि पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने। पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है। यह कथन जो है किसका है कि पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।
तो यह पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का है, या डॉक्टर अर्जुन तिवारी का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है कि पत्रकारिता जो है पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। यह पत्रकारिता के संबंध में कथन जो है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है। इसके पीछे क्वेश्चन था कि नागरिक प्रचारणी पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1896 में हुआ था शुरू और आरंभ हुआ था, और यह पत्रिका जो है त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की गई थी, और इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और बेणी प्रसाद थे। और 130 क्वेश्चन था कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है यह कथन। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? तो बी सही है। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए, और आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण जो है किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, या व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सी सही। अभिधा शब्द शक्ति जो होती है उसमें शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई हैं। पहला नंबर अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द को साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है कि द्वारा किसी शब्द को साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। और हमने बताया शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द को साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। और शब्द शक्ति 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। अगला क्वेश्चन है कि 137 क्वेश्चन है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? विष्णु दत्त शुक्ल का है, डॉक्टर राम रतन भटनागर का है, राधा कृष्ण दास का है, या बाल मुकुंद गुप्त का है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? विष्णु दत्त शुक्ल, डॉक्टर राम रतन भटनागर, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका बी सही जवाब है। डॉक्टर राम रतन भटनागर का जो है यह है द राइट एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध जो है ये डॉक्टर राम रतन भटनागर का है। इस शोध प्रबंध में इन्होंने पत्रकारिता के विकास को 3 युगों में विभाजित किया। इस शोध प्रबंध में इन्होंने क्या किया? डॉक्टर राम रतन भटनागर ने इन्होंने पत्रकारिता के विकास को 3 युगों में विभाजित किया। पहला नंबर है आरंभिक युग, दूसरा नंबर विकास युग, तीसरा नंबर सामयिक पत्रकारिता। विष्णु दत्त शुक्ल ने विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में हिंदी पत्रकारिता के विकास पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। विष्णु दत्त शुक्ल ने विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में हिंदी पत्रकारिता के विकास पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। बाल मुकुंद गुप्त ने निबंधावली में काल विभाजन का प्रयास किया है। तो प्रश्न क्या था कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? तो डॉक्टर राम रतन भटनागर का है। इस शोध प्रबंध में इन्होंने पत्रकारिता के विकास को 3 युगों में विभाजित किया। पहला नंबर आरंभिक युग, और दूसरा नंबर विकास युग, और तीसरा नंबर जो है सामयिक पत्रकारिता। पहला आरंभिक युग और विकास युग, दूसरा है
तीसरा क्या है, सामयिक पत्रकारिता है। विष्णुदत्त शुक्ल ने विष्णुदत्त शुक्ल की बात करें तो इन्होंने विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में हिंदी पत्रकारिता के विकास पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। विष्णुदत्त शुक्ल ने विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त ने गुप्त निबंधावली में काल विभाजन का प्रयास किया। बाल मुकुंद गुप्त ने गुप्त निबंधावली में काल विभाजन का प्रयास किया है। 138 क्वेश्चन है कि सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार या यमक अलंकार। तो इसमें सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। मन मानो जन जानो जहाँ पावे। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जबकि अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जबकि अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जब जो है उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जबकि अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। 139 क्वेश्चन है कि ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ले चला साथ मैं तुझे कनक, ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बोधक शब्द क्या है? ज्यों से है। हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। तो ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो इसमें क्या है? ज्यों जो है इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा। यहाँ बोधक शब्द क्या है? ज्यों से हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? तो डॉक्टर रामरतन भटनागर का है। और इस शोध प्रबंध में इन्होंने पत्रकारिता के विकास के 3 युगों में विभाजित किया है। पहला नंबर आरंभिक युग, दूसरा नंबर विकास युग और तीसरा नंबर सामयिक पत्रकारिता। विष्णुदत्त शुक्ल ने विशाल भारत के नवंबर 1930 के अंक में हिंदी पत्रकारिता के विकास पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। बाल मुकुंद गुप्त ने गुप्त निबंधावली में काल विभाजन का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है कि 140 आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अतिशयोक्ति है या उपमा अलंकार है, मानवीकरण है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं। पहला नंबर है रूप का अतिशयोक्ति तथा दूसरा है भेद का अतिशयोक्ति। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं, रूप का अतिशयोक्ति तथा भेद का अतिशयोक्ति। 141 क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है या 32 मानी गई है या 4 या 8? तो सात्विक अनुभाव की जो है संख्या कितनी मानी गई है?
तो इसका डी सही है। सात्विक अनुभाव की संख्या जो है 8 मानी गई है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। भावों को बाहर प्रकट करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। भावों को जो है बाहर प्रकट करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद किए गए हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला नंबर कायिक अनुभाव है, दूसरा नंबर सात्विक अनुभाव है, तीसरा नंबर वाचिक अनुभाव है और चौथा नंबर आहार्य अनुभाव है। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंप है, वैवर्ण है, अश्रु तथा प्रलय। तो सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं सात्विक अनुभाव के। और पहला नंबर स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु तथा प्रलय। भावों को बाहर प्रकट करने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद किए गए हैं। पहला नंबर कायिक अनुभाव, दूसरा नंबर सात्विक अनुभाव, तीसरा नंबर वाचिक अनुभाव और चौथा नंबर आहार्य अनुभाव है। और सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु तथा प्रलय। 142 क्वेश्चन है कि इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुस या रानी केतकी की कहानी। तो इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी जो है पुस्तक लिखी गई है और रचना जो है सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई है। इसकी रचना जो है 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई है। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। और यह कहानी जो है हिंदी की पहली जो है मौलिक लिखित गद्य कथा है। यह कहानी जो है हिंदी की पहली जो है मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। जबकि नहुस जो है, नहुस गोपाल चंद्र का नाटक है। नहुस क्या है? गोपाल चंद्र का नाटक है। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई और इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। और यह कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना, जबकि नहुस जो है गोपाल चंद्र का नाटक है। 143 क्वेश्चन है कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को जो है गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? दंडी का है, आनंदवर्धन का है या मम्मट का है, विश्वनाथ का है? तो यह कथन जो है संबंध वाक्य जो है आनंदवर्धन का है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपयुक्त कथन इन्हीं का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने की है। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये आनंदवर्धन की है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपयुक्त कथन जो है इन्हीं का है कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर जो है काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन की निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या सिया राम शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यह पंक्ति जो है हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा जो है कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा जो कविता है यह खड़ी बोली में लिखी है। और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना वर्ष 1931 में
ईस्वी में कि इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का जो है तुलसी स्वीकार किया जाता है। और इनकी रचना, साकेत की रचना वर्ष जो है 1931 ईस्वी है और इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। तो निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह पंक्ति हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना वर्ष 1931 ईस्वी में की। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। 145 क्वेश्चन है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा डिंगल भाषा होती है। यह हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा या अर्धमागधी या भ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। तो डिंगल भाषा जो है यह अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी, अपभ्रंश के योग में बनी जो शुद्ध राजस्थानी है, यह डिंगल भाषा का अर्थ है। डिंगल और पिंगल जो है साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। डिंगल जो है ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, डिंगल शैली में किस रस की रचनाएं होती हैं? वीर रस की रचनाएं होती हैं। जबकि श्रृंगारिक रचनाएं जो हैं पिंगल शैली में रची गई हैं। तो वीर रस की रचनाएं जो है डिंगल शैली में और श्रृंगारिक रस की रचनाएं जो है पिंगल शैली में रची गई हैं। तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का अर्थ है। और डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं जो है पिंगल शैली में रची गई हैं। 146 क्वेश्चन है कि हित तरंगणी किसकी रचना है? ग्वाल कवि की या चिंतामणि की, कृपाराम की या मुबारक की? हित तरंगणी जो है किसकी रचना है? तो हित तरंगणी की बात करें तो यह कृपाराम की रचना है। किसकी है? कृपाराम की रचना हित तरंगणी है। कृपाराम की रचना काल की दृष्टि से जो है कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम जो है रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगणी जो है 1541 ईस्वी में ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसाई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। 1541 ईस्वी में जो है हित तरंगणी की रचना हुई और ब्रजभाषा में रचित है। ये हिंदी सतसाई परंपरा का जो है यह क्या है? प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि जो है चिंतामणि की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? रस विलास और कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि किसकी रचनाएं हैं? चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं। और हित तरंगणी किसकी रचना है? तो कृपाराम की रचना है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम जो है रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगणी जो है 1541 ईस्वी में ब्रजभाषा में रचित है। हिंदी सतसाई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि जो है चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन की स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास ने, सूरदास ने, चंद्रबरदाई ने, कबीर ने? तो आपको बताना है कि स्वांत सुखाय जो है कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वांतः है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना जो है स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बालकांड के जो आरंभ में तुलसीदास क्या लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो है स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो तुलसीदास ने।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गता। 148 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन है, मम्मट है या राजशेखर लोल्लट। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब जो है राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर। वामन जो है रीति संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। और काव्य मीमांसा जो है रचना किसकी है? ये राजशेखर की है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य अलंकार सूत्र भी इनकी रचना है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार भी राजशेखर हैं। और वो नहीं, वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और काव्य अलंकार सूत्र वामन की है और इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। 149 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? बीभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। क्रोध, जुगुप्सा, हास्य या निर्वेद। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। प्रमुख रस उनके स्थायी भाव श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का वत्सलता, शांत रस का निर्वेद है। तो निम्नलिखित में से बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जुगुप्सा है। श्रृंगार का रति है, हास्य का हास और करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का वत्सलता है, शांत रस का निर्वेद। 150 क्वेश्चन है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? 41 भेद व 6 उपभेद या 9 भेद व 20 उपभेद, 7 भेद व 14 उपभेद या 6 भेद व 41 उपभेद। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो डी सही है, 6 भेद हैं और 41 उपभेद माने हैं इन्होंने वक्रोक्ति के। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं। 6 भेद व 41 उपभेद। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुंतक है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुंतक है और इनका समय जो है 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनका समय कितना माना जाता है? 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। पहला नंबर वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा नंबर पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा नंबर पद परार्ध वक्रता और चौथा नंबर है वाक्य वक्रता और 5वां नंबर प्रकरण वक्रता और 6वां नंबर प्रबंध वक्रता। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो हमने बताया 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं। 6 भेद माने हैं इन्होंने और 41 जो है उपभेद वक्रोक्ति के माने हैं कुंतक ने। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जो है कुंतक हैं और इनका समय जो है 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम में, इनकी ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम है और वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद बताए हैं तथा 41 उपभेद माने हैं। पहला नंबर है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा नंबर पद पूर्वार्ध वक्रता और तीसरा नंबर है पद परार्ध वक्रता और चौथा नंबर वाक्य वक्रता और 5वां नंबर प्रकरण वक्रता और 6वां नंबर प्रबंध वक्रता। ये जो है 6 भेद हैं कुंतक के वक्रोक्ति के। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार का नाम हमने राजशेखर बताया था। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी रचना है वामन की और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। और वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की थी। कौन कौन सी रीति की कल्पना की थी वामन ने? वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली।
इसके पीछे क्वेश्चन था कि स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया, तो तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काव्य की रचना जो है स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो जुगुप्सा है। श्रृंगार रस का रति है। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, वत्सल रस का वत्सलता, शांत रस का निर्भेद। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं, तो 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं कुंतक ने। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक हैं। इनका समय जो है 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। पहला नंबर वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा नंबर पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा नंबर पद परार्ध वक्रता, चौथा नंबर है वाक्य वक्रता और 5वां नंबर प्रकरण वक्रता और 6वां नंबर प्रबंध वक्रता। 151 क्वेश्चन है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है। किसके द्वारा जो है यह अभिव्यक्त की गई है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति जो है किसके द्वारा व्यक्त की गई। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति जो है सी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा कहा गया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त का है। यह उक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी जो हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। तो भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की और इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, किसान आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो कौन कौन से हैं? रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, किसान आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं और भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की और इस रचना के प्रकाशित होने पर जो है महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। और रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, किसान आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे जो हैं हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं श्याम नारायण पांडे, और ये हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता भी हैं। हल्दी घाटी तथा जौहर जो है 1945 ईस्वी है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी तथा जौहर जो है 1945 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और श्याम नारायण पांडे जो है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। 154 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली में, बिहार में या मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है मध्य प्रदेश में जो है बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की जो है उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। यह क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है और पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? तो खलटाही तथा लरिया है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम जो है खलटाही तथा लरिया है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस प्रदेश में बोली जाती है? तो यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है और यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम जो है खलटाही तथा लरिया है। क्या है? खलटाही तथा लरिया।
तो छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में। और यह जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही तथा लरिया है। 155 क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट हैं, अभिनवगुप्त हैं, या भट्ट लोलट हैं, या भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता का नाम बताना है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम देव भी कहा है। आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा नाट्य शास्त्र को? तो पंचम वेद भी कहा है इन्होंने नाट्य शास्त्र को। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भी भरत मुनि हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भरत मुनि हैं। और इनका समय जो है द्वितीय शती माना जाता है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि हैं। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भी भरत मुनि हैं। और इनका समय जो है द्वितीय शती माना जाता है। और छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम जो है खलटाही तथा लरिया है। 156 क्वेश्चन है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनवगुप्त का है, भट्टनायक का है, भट्ट लोलट, भरत मुनि। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका सी सही जवाब है भट्ट लोलट जो है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आचार्य का मत है भट्ट लोलट का। आचार्य भरत मुनि के रससूत्र जो है, आचार्य भरत मुनि का रससूत्र है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति में आय संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य जो हैं भट्ट लोलट हैं। ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार क्या है? मीमांसा दर्शन है। इनका दार्शनिक आधार भट्ट लोलट का क्या है? मीमांसा दर्शन है। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो हमने बताया भट्ट लोलट का यह मत है, सही है। आचार्य भरत मुनि के रससूत्र क्या है? विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति में आय संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या जो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। और ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। और इनका दार्शनिक आधार क्या है? मीमांसा दर्शन। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि हैं। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भी भरत मुनि हैं। और इनका समय जो है द्वितीय शती माना जाता है। 157 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानें। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों को असत्य कथन को पहचानना है इसमें कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार होना चाहिए, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। यह संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है कि महाकाव्य का नायक क्या हो? धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। चौथा है कि महाकाव्य की कथा जो है 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो बी सही है। इसमें गलत कथन बताना है, असत्य कथन को पहचानना है। तो बी गलत है कि संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये गलत है। बल्कि महाकाव्य में श्रृंगार होना चाहिए, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। और दूसरा नंबर है कि महाकाव्य का नायक जो हो धीरोदात्त हो और कुलीन होना चाहिए। और तीसरा नंबर है कि महाकाव्य की कथा जो है 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो महाकाव्य के संबंध में यह कथन आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए असंगत है। से सभी कथन जो है महाकाव्य के विषय में संगत हैं। 158 क्वेश्चन है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को जो है आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रज भाषा को, अवधी को, या खड़ी बोली को, या भोजपुरी को? तो इसका सही जवाब ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ब्रज भाषा को। पिंगल भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। पिंगल भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई हैं। और डिंगल और पिंगल दोनों ही काव्य शैलियों के नाम हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है, अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की रचना जो चंद बरदाई द्वारा रचित है, रचना जो है डिंगल शैली में की गई है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है डिंगल शैली में की गई है। और यह रचना जो है चंद बरदाई की है। पिंगल भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है।
और पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं होती हैं पिंगल शैली में। और डिंगल और पिंगल दोनों ही काव्य शैलियों के नाम हैं। पृथ्वीराज रासों की रचना जो है डिंगल शैली में की गई है। 159 क्वेश्चन है कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है। भाषा का जो है विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है। परिवार कराता है, या राजनीति करवाती है, या धर्म करवाता है, या भाषा विज्ञान कराती है। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान जो है भाषा विज्ञान, भाषा सही जवाब है कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। ध्वनि होता है, शब्द पद होते हैं, वाक्य होता है और अर्थ होता है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है, तो भाषा विज्ञान कराता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है। विशुद्ध विज्ञान से, या प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, या लोगों की कही सुनी बातों से। तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है, तो बी सही है कि प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान जो है अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है, तो बी सही है कि प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान जो है अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सहायक हैं। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। 161 क्वेश्चन है कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है। उच्छ्वास जो है किसका काव्य संग्रह है। प्रसाद का है, हरिऔध का है, निराला का है, पंत का है। तो उच्छ्वास जो काव्य संग्रह है ये किसकी रचना है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, प्रमुख छायावादी कवि जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। उच्छ्वास यह पंत की क्या है, प्रथम छायावादी रचना है। युगांत जो है 1936 ईस्वी, युगवाणी जो है 1939 ईस्वी तथा ग्राम्य जो है 1940 पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। तो उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है, तो पंत की जो है ये काव्य संग्रह है, सुमित्रानंदन पंत। उच्छ्वास जो है 1920 ईस्वी में रचित है और प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना, और यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। उच्छ्वास जो है यह पंत की प्रथम छायावादी रचना है। और युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी तथा ग्राम्य 1940 पंत जी की प्रगतिवादी रचना है। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। 162 क्वेश्चन है कि नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है। नींद के बादल जो है काव्य संग्रह के लेखक कौन है। नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। तो नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक जो हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं। नींद के बादल जो है 1947 ईस्वी में रचित है। केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा इनकी जो है 1947 ईस्वी में, और फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं जो है रंग बोलते हैं, और युग की गंगा 1947, और फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में। अपूर्वा जो है 1984 में। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 में। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगर नागार्जुन की प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें तो युगधारा है इनकी, युगधारा 1953 ईस्वी, और शतरंगे पंखों वाली जो है 1959 ईस्वी में, शतरंगे पंखों वाली, और प्यासी पथराई आंखें जो है 1962 ईस्वी में जो है ये नागार्जुन की काव्य संग्रह है। तो प्रश्न क्या था, 162 क्वेश्चन था कि नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल बताया हमने कि नींद के बादल जो काव्य संग्रह है ये केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा भी इनकी रचना है 1947। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी में, और अपूर्वा जो है 1984 में। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी में। और इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह, नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा की बात करें तो 1953 ईस्वी में नागार्जुन की काव्य संग्रह है। शतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में जो है नागार्जुन की क्या है, काव्य संग्रह है। 163 क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला। पल्लव रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए, युगांत के लिए, या कला और बूढ़ा चांद के लिए।
तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? तो ये चिदम्बरा सही है, बी सही है। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा, जो उनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है, के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और इनकी जो रचना है चिदम्बरा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है 164 की शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? रास शब्द से, या रस शब्द से, या रसक शब्द से, या रसायन शब्द से? शुक्ल जी जो है ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? तो इसका डी सही है। शुक्ल जी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है किसके द्वारा मानी? तो रसायन शब्द से मानी है। इसका डी सही जवाब है। अगर रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रमुख विद्वानों के मत अगर देखें तो राजसूई किसने माना रासो शब्द की उत्पत्ति? तो राजसूई जो है गारशा दत्तासी मानते हैं। और रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन किसने माना? तो हमने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रास किसने माना रासो शब्द की उत्पत्ति? तो यह नंदुलारे वाजपेयी ने रास माना है। और राशक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है रासो शब्द की उत्पत्ति। राशक शब्द जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राउ से या रस जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। तो शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? तो हमने बताया रसायन शब्द से। और राजसूय जो है गारशा दाताशी मानते हैं। रास जो है नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं। और राशक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और राउस या रस जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। 165 क्वेश्चन है कि सर्जना के क्षण किसकी कविता है? सर्जना के क्षण जो है अज्ञेय की कविता है, या भगवती चरण वर्मा की कविता है, या मुक्तिबोध की है, या दिनकर की है? तो आपको बताना है कि सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो इसका ए सही है। सर्जना के क्षण जो है ये अज्ञेय की कविता है, अज्ञेय जी की कविता है। अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय जी को क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद का तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा है, कलगी बाजरे की है, शाप है, नदी के द्वीप है, हरी घास पर क्षण भर है, शब्द और सत्य आदि जो है ये सभी जो है अज्ञेय की कविताएं हैं। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो अज्ञेय की है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं असाध्य वीणा और कलगी बाजरे की इनकी रचनाएं हैं। सांप भी इनकी रचना है, नदी के द्वीप भी इनकी रचना है, हरी घास पर क्षण भर ये भी रचना है, शब्द और सत्य आदि ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय की रचना है। सर्जना के क्षण अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य ये सभी जो रचनाएं हैं अज्ञेय की हैं। 166 क्वेश्चन है कि संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का साया आपको बताना है कि संगीनों का साया जो है किसका काव्य संग्रह है? राहुल संकृत्यायन का है संगीनों का साया, या प्रभाकर माचवे का है, या अज्ञेय का है, या यशपाल का है? तो इसका सही जवाब बी है। प्रभाकर माचवे का जो है संगीनों का साया काव्य संग्रह है। संगीनों का साया किसका है? प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे बलवंत का है। क्या कहा जाता है इन्हें? संगीनों का साया। तो काव्य संग्रह जो है प्रभाकर माचवे बलवंत का है। और ये तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवि हैं। ये तार सप्तक जो है 1943 में संकलित कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह जो है मेपल है, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण है। इनके अन्य जो है काव्य संग्रह की बात करें तो इनके मेपल हैं, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण है, और संगीनों का साया। ये सभी रचनाएं जो हैं किसका है? प्रभाकर माचवे बलवंत का है। और ये तार सप्तक 1943 में संकलित कवि हैं। तो मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण, मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण और संगीनों का साया। मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण, संगीनों का साया ये सभी जो है प्रभाकर माचवे बलवंत की रचना है। और ये तार सप्तक 1943 में संकलित कवि हैं।
अगला क्वेश्चन 167 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। तो इनमें से बताना है कि शंभुनाथ सिंह जो है इनके द्वारा कौन सी रचित कृति नहीं है। तो रूप रश्मि नहीं है, या देशांतर नहीं है, तुम जानो या मैं जानूं, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। तो इनमें से शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति कौन सी नहीं है। तो बी सही है, देशांतर जो है ये शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। देशांतर जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है, बल्कि रूप रश्मि है, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, ये सभी रचना जो है शंभुनाथ सिंह की है। रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। देशांतर किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की क्या है, काव्य संग्रह है। शेष अन्य काव्य संग्रह जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह जो है नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संग्रह इस प्रकार है, रूप रश्मि है, छायालोक है, और मनवंतर है, उदयाचल 1946 है, दीवालोक है 1951, और समय की शिला पर आदि जो है ये शंभुनाथ सिंह की जो है काव्य संग्रह है। तो शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो हमने बताया कि देशांतर जो है इनकी कृति नहीं है। देशांतर जो है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य जो काव्य संग्रह है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह जो है नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं, और इनके नवगीत संग्रह इस प्रकार हैं। रूप रश्मि है, रूप रश्मि, छायालोक है, और मनवंतर है, उदयाचल 1946 ईस्वी, दीवालोक 1951 ईस्वी, समय की शिला पर आदि जो है ये सभी शंभुनाथ सिंह के हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला। तो चिदम्बरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी महत्वपूर्ण जो है ये कविताओं का संग्रह है, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ चिदम्बरम पर। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। 164 क्वेश्चन है कि शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है। तो रसायन शब्द से। राजसूय जो है गार्ष्य दत्ताशी मानते हैं, और रास जो है नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। रास शब्द नंद दुलारे वाजपेयी। राशक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं राशक, और रास जो है नंद दुलारे वाजपेयी। रसायन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। राजसूय गार्ष्य दत्ताशी मानते हैं, और राशक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। रास नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। राउश या रस जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। तो अगर रसायन शब्द की बात करें तो शुक्ल जी जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, और राजसूय जो है गार्ष्य दत्ताशी मानते हैं, और रास जो है नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं, और राशक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राउश या रस जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। 165 क्वेश्चन है कि सर्जना के क्षण किसकी कविता है। तो सर्जना के क्षण जो है ये अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं असाध्य बेड़ा, कलगी बाजरे की, शाप है, नदी के द्वीप है, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य आदि हैं। 166 क्वेश्चन है संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है। तो प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे बलवंत का है संगीनों का साया। ये तारा सप्तक 1943 में संकलित कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह जो है प्रभाकर माचवे बलवंत का अन्य काव्य संग्रह जो है मेपल है, स्वप्नभंग है तथा अनुक्षण है। मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण और संगीनों का साया, ये सभी रचनाएं जो है काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे बलवंत का है। तो कौन सा है, संगीनों का साया, मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण जो है ये सभी जो है काव्य संग्रह किसका है, प्रभाकर माचवे बलवंत का है। 167 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। तो देशांतर नहीं है, ये जो है धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य काव्य संग्रह जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। रूप रश्मि है, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, ये शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संग्रह इस प्रकार है। रूप रश्मि है, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 ईस्वी, और दीवालोक जो है 1951, समय की शिला पर आदि। 168 क्वेश्चन है कि पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पश्चिम का जो है
पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? यह वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया कि पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर जो है मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? श्रीधर पाठक का, शंभुनाथ सिंह का, या गिरजा कुमार माथुर का, धर्मवीर भारती का। तो इसका सही जवाब डी है। ये धर्मवीर भारती का कथन है कि पश्चिम का जो है अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर जो है मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है। उपयुक्त कथन जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग 1955 में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता की प्रति चिंता है। उनका बल जो है पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। तो यह जो है अंधा युग 1955 में स्वातंत्र योग। उपयुक्त कथन जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग 1955 में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति जो है चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। तो 168 क्वेश्चन था कि पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। पश्चिम का जो है अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया? तो धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया। और इसमें उपयुक्त कथन जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग 1955 में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। 169 क्वेश्चन है कि मनोविनोद भाग 1, 2 और 3। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है, पंत की है, श्रीधर पाठक की है, सेनापति की है। तो मनोविनोद भाग जो है 1, 2 और 3 किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। मनोविनोद जो है 1882 भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में इसका ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। तो कश्मीर सुषमा जो है 1904 ईस्वी में भी इसका जो है ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। तो मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? तो हमने बताया श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य है। और श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम जो है स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक क्या है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी क्या हैं? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी भी इसका ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। कश्मीर सुषमा जो है 1904 ईस्वी भी इसका ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। 170 क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी जो है काव्य कृति है? तो तुलसीदास की काव्य कृति है। गीतावली संवत जो है 1630-70 गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका तुलसी की ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा। तो जाति कवि तुलसीदास को किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। और गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास की है। 1630 से 70 गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका तुलसी की ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा है। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? तो हमने बताया श्रीधर पाठक की है। ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य है। और श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी भी इसका ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक ग्रंथ है। और 168 क्वेश्चन था कि पश्चिम का जो अंधा अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर जो है मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया। अंधा युग 1955 में स्वतंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति जो है चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। अगला है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए।
तो निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। देखिए, वैदिक युग भारत का प्रायः सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। वैदिक युग जो है वैदिक युग भारत का प्रायः सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्ण काल कहते थे या नहीं, यह हम नहीं मानते, किंतु उनका समय हमें स्वर्ण काल के समय समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, वैदिक समाज की पोल खुलने लगी। वैदिक समाज की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच उसकी आलोचना आरंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। बौद्ध युग जो है अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया था। बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे और वे मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियों की भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने यह बताया था कि मोक्ष केवल पुरुषों को ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं। बुद्ध की ये सारी बातें जो है भारत को याद रही है और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे हैं जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक जो उत्पादन जो बढ़ाकर समाज का भरण पोषण करने के लायक थे, सन्यासी हो गए। सन्यास की संस्था जो है समाज विरोधी संस्था है। तो क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि की कौन सी बात जो है आधुनिकता के संबंध में ठीक नहीं लगती? तो सी सही है कि गृहस्थ धर्म भिक्षु धर्म की निकृष्ट जो है, गृहस्थ धर्म भिक्षु धर्म की निकृष्ट है। बुद्ध की यह बात आधुनिकता के संबंध में संगत नहीं। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए, तो सी सही है बुद्ध की विचारधारा व प्रभाव। प्रयुक्त गद्यांश के आधार पर सटीक शीर्षक बुद्ध की विचारधारा का प्रभाव होगा। अनुच्छेद के अनुसार नारियों के विषय में बुद्ध के क्या विचार थे? तो नारियों के विषय में बुद्ध के विचार नारी भी मोक्ष की अधिकारी हैं, ये नारियों के विषय में बुद्ध के विचार थे। दिए गए विकल्पों में कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बी सही है कि बंधन जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि परधाम निर्वाण अपवर्ग। परधाम निर्वाण अपवर्ग जो है ये मोक्ष के पर्यायवाची हैं। बंधन शब्द जो है मोक्ष का विपरीतार्थक क्या होगा? बंधन होगा। अतः यहाँ पर्यायवाची नहीं, जबकि अन्य सभी शब्द जो है मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। परधाम निर्वाण अपवर्ग और बंधन क्या है? मोक्ष का विपरीतार्थक है। बुद्ध की प्रेरणा का युवकों पर क्या प्रभाव हुआ? तो बुद्ध की प्रेरणा का युवकों पर क्या प्रभाव हुआ ये बताना है। तो वे सन्यासी हो गए। बुद्ध की प्रेरणा से युवक सन्यासी हो गए। वे युवक जो उत्पादन कार्यों में लगे थे उनके सन्यासी होने से आर्थिक विकास बाधित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। कि एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। मौन कर्म में निरत बद्ध पिंजर में व्याकुल भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो, वाणी के कुछ क्षण दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, नौ पल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, नौ पल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने तुम जो बिखराते हो भू पर, राशि राशि सोना पथ को उद्भाषित करने एक किरण से उसका भी माथा आलोकित कर दो, एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में। तो क्या है पंक्ति की? एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा।
एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। मौन कर्म में निरत बद्ध पिंजर में व्याकुल, मौन कर्म में निरत बद्ध पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। तो मौन कर्म में निरत बद्ध पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो सुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, नवपल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे, नवपल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने तुम जो बिखराते हो भू पर, राशि राशि सोना पथ को उद्भाषित करने, एक किरण से उसका भी माथा आलोकित कर दो, एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक स्वप्न जो है उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में। तो 176 है कि कवि वाणी के कुछ पल किसे देने के लिए कह रहा है। तो इसका सही जवाब है जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है। कवि जो है वाणी के कुछ पल किसे देने के लिए कह रहा है, जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है। कवि जो है वाणी के कुछ क्षण उसको देने की बात कह रहा है, जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है, कवि वाणी के कुछ क्षण उसको देने की बात कह रहा है। 177 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्याकुल का समानार्थी शब्द नहीं है। आतुर है, उत्सुक, नाराज, बेचैन। तो आपको बताना है कि व्याकुल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो नाराज जो है व्याकुल का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि आतुर, उत्सुक और बेचैन। आतुर, उत्सुक और बेचैन जो है ये व्याकुल का समानार्थी शब्द है। नाराज शब्द जो है व्याकुल का समानार्थी नहीं है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो काव्यांश का उचित शीर्षक है उम्मीद की किरण। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उम्मीद की किरण है। 169 क्वेश्चन है कि कवि किसके मन में कवि जो है किसके मन में स्वप्न भरने के लिए कह रहा है। तो 20 है जो पथ भ्रष्ट हो गया है। कवि जो है किसके मन में स्वप्न भरने के लिए कह रहा है? जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जो पथ भ्रष्ट हो गया है, कभी उसमें भी आशा युक्त एक स्वप्न भरने की बात कह रहा है। 180 क्वेश्चन है कि काव्यांश में कभी सुनहरी किरण किसे देने के लिए कह रहा है। तो सी सही है कि जिसके मन में अभी कुछ करने की चाह है। काव्यांश में कभी जो है सुनहरी किरण किसे देने के लिए कह रहा है, तो जिसके मन में अभी कुछ करने की चाह है उसे देने के लिए जो है कवि कह रहा है। काव्यांश में कभी सुनहरी किरण। तो पंक्ति गया है, पंक्ति गया थी। पंक्ति जो है एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारों के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। मौन कर्म में निरत बद्ध पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, नवपल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने। तो दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना पथ को। तो तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के ऊर्ध्वमुखी, नवपल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, नवपल्लों पर आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, दल के दल कमलों की आँखों के सब सोए सपने तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना पथ को उद्भाषित करने, एक किरण से उसका भी माथा आलोकित कर दो, एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक गया जो अंधियारे के वन में।